स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुभाष और मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। जी हां, 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2022 हिंदी विषय का जो पेपर था इसको सॉल्व करके बताऊंगा। जी हां, इस पेपर को सॉल्व करके बताने वाला हूं क्योंकि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस बार भी आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक सेम वैसा ही रहेगा 70 अंकों का, लेकिन जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे इस बार वो आएंगे 20। जी हां मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और 16 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। उससे पहले मैं आपको हिंदी की धुआंधार तैयारी करा दूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी जिनका आंसर आपको OMR शीट पर फिल करना होगा। और यहां पर आप देख सकते हो OMR शीट का नमूना जो कि यूपी बोर्ड ने अभी हाल ही में जारी किया है। आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो और इसे भरने के कुछ निर्देश भी हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, आप चैनल पर देख सकते हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आप देखेंगे पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कथन पर आधारित है, तो कथन पर आधारित प्रश्न जरूर आएगा। यहां पर जैसे कि है पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो इस बार लिखना नहीं है, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जो भी ऑप्शन सही होगा, मान लीजिए इसका पहला ऑप्शन सही है तो यहां पर क्या होगा, पहले पहले वाले प्रश्न का पहला ए वाला गोला काला कर दिया जाएगा। यह करना है इस बार आपको यह करना है, यानी 20 प्रश्नों का आंसर OMR शीट में गोले भरने हैं आपको इस बार। और गोले कैसे भरने हैं मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, आप जरूर देख लेना, आपसे कोई भी गलती ना हो, अन्यथा आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो इस प्रश्न का पहला कथन क्या है, झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। दूसरा है कथन आवारा मसीहा एक उपन्यास है। तीसरा कथन है महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं। और चौथा कथन है हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। तो राइट आंसर कौन सा है, यहां पर चौथा वाला कथन है, हंस पत्रिका के संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आवारा मसीहा क्या है, आवारा मसीहा एक जीवनी विधा पर आधारित रचना है। आवारा मसीहा जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा जी नहीं है, झूठा सच यशपाल जी की रचना है। किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, यशपाल जी की रचना है। तो इस पेपर से मैं आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर प्रश्न आएंगे। तो यहां पर सही कथन क्या है, हंस पत्रिका के संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां आप देख सकते हो खा के अंतर्गत, यानी एक खा प्रश्न है, कलम का सिपाही। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे मैं आपको बताने वाला हूं। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है, विकल्प है यहां पर प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृत राय, हरिवंश राय बच्चन। तो कलम का सिपाही किसकी रचना है, अमृत राय जी की रचना है। कलम का सिपाही अमृत राय जी की रचना है, आप ध्यान दीजिएगा, अमृत राय जी की रचना है। और यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किस विधा पर, कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, तो कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आता है मेरे प्यारे बच्चों कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। तीनों ही प्रश्नों को मैंने आपको बता दिया। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय जी, कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, तो जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और कलम का सिपाही
किसकी जीवनी है, यानी अमृत राय जी ने जो यह रचना लिखी है कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित, इसमें किसके जीवन यानी किसका साहित्यिक परिचय लिखा है या किस साहित्यकार के जीवन के बारे में लिखा है, तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए, तो आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन रचना है मोहन राकेश जी की। आप ध्यान दीजिएगा, मोहन राकेश जी की रचना है और यह किस विधा पर आधारित रचना है? मैं आपको विधा भी बताता चलूंगा क्योंकि यहां से प्रश्न जरूर आएगा, कहीं पूछ लेगा रचयिता का नाम या फिर पूछ लिया जाएगा कि यह जो रचना है किस विधा पर आधारित है। तो आषाढ़ का एक दिन किस विधा पर आधारित रचना है? नाटक विधा पर आधारित रचना है। आषाढ़ का एक दिन किस विधा पर आधारित रचना है? नाटक विधा पर आधारित रचना है। दूसरा है यहां पर विकल्प क्या भूलूं क्या याद करूं, तो यह रचना है किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। आप ध्यान दीजिएगा, हरिवंश राय यहां पर होगा, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और यदि प्रश्न आता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह है आत्मकथा विधा पर आधारित। प्यारे विद्यार्थियों, आप इन सभी को जरूर तैयार कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर है यहां पर रस मीमांसा, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। यह किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह आलोचना विधा पर आधारित रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है रस मीमांसा और यह जो है किस विधा पर आधारित है? तो आलोचना विधा पर आधारित है। अगली रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय, यह किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय रचना है किसकी? रामधारी सिंह दिनकर। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ध्यान दीजिएगा कि यदि प्रश्न आता है कि संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि यहां से आपको काफी ज्यादा जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शेयर जरूर कर देना अपने सभी सहपाठियों में। अगला है यहां पर प्रश्न सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक का नाम लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न है। तो यहां पर सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है? यहां पर राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी की रचना है सूरज का 7वां घोड़ा। और यदि प्रश्न आता है कि सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती जी की रचना है और यह किस विधा पर आधारित रचना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर? सूरज का 7वां घोड़ा मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला है यहां पर प्रश्न उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? यहां पर पहला विकल्प है उपन्यास, दूसरा है यात्रा वृत्त, तीसरा है कहानी और चौथा है आलोचना। तो उसने कहा था किस विधा की रचना है? यह कहानी विधा पर आधारित रचना है। और उसने कहा था किसकी रचना है, यानी लेखक कौन है? तो इसके रचयिता हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन है रचयिता? उसने कहा था कहानी विधा पर आधारित रचना है और यह रचना है किसकी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, आप जरूर तैयार कर लेना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। उसने कहा था कहानी विधा पर आधारित रचना है। अगला यहां पर प्रश्न 2 का आया था इस तरीके का, रीतिबद्ध काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के 2 कवि कौन हैं? केशवदास जी हैं। मैं आपको बता दूं, केशवदास जी और बिहारी लाल जी। अगला प्रश्न है छायावाद की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छायावाद की पहली विशेषता सौंदर्य भावना और दूसरी विशेषता प्रकृति का मानवीकरण हो जाएगा। अगला है प्रश्न प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम लिखिए। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है?
हरिऔध जी हैं। हरिऔध अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है प्रिय प्रवास। और इसके बाद प्रश्न संख्या 3 में जो गद्यांश आया है वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए भी, क्योंकि यह गद्यांश लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है। क्या है? कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है यह गद्यांश। और इस गद्यांश का संदर्भ आपको कैसे लिखना है, यानी किस पाठ से है और लेखक कौन है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड के अंतर्गत किस पाठ से लिया गया है? मित्रता नामक पाठ से। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता नामक पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रता नामक पाठ। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में गद्यांश 100% आएगा ही आएगा। और इसके बाद है दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश हो उसी की आपको व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में सत्य संगत की क्या विशेषता बताई गई है। तो आप जब गद्यांश पढ़ोगे तो इस तरीके का प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकोगे। जैसे कि यहां पर उदाहरण है कि किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी। यही विशेषता है सत्संगत की। और अथवा में जो गद्यांश है यहां पर बुद्ध के जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में हैं। और साथ ही यह मैं बता दूं किस जो है यह पाठ से लिया गया है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसका कमेंट करके आंसर बताएं, यह गद्यांश किस पाठ से है। आप यहां पर देख सकते हो पूरा गद्यांश किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो प्रश्न संख्या 4 है, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो 6 नंबर का पद्यांश आता था और 6 नंबर का ही आएगा, यानी जब प्रश्न पूछे जाएंगे पद्यांश आधारित 3 प्रश्न वो भी पूछे जाएंगे 6 नंबर के ही, यानी प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का। तो यहां पर शीश जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी बहुएं, मैंने ये पाठ क्लियर पढ़ा दिया है। यह किस पाठ से है? तो यह जो लिया गया है पद्यांश यह है वन पथ पर। वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। मैंने आपको वन पथ पर के सभी महत्वपूर्ण पद्यांशों से रिलेटेड जो वीडियो है उपलब्ध करा दिया है। चैनल की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। और इसके बाद यहां पर अथवा में जो पद्यांश है यह भी मैंने पढ़ाया है, इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्पराण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह लिया गया है स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से। कविता का नाम क्या है? स्वदेश प्रेम। रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ये वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आएगा। और इसके बाद यहां पर 5 का जो कि है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो अब जो जीवन परिचय आएगा, अब आएगा 5 नंबर का। कुल 5 नंबर का किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा, संबंधित लेखक की प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा। 5 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। 3 नंबर का आता था लेकिन अब 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप तैयार कर लो, वीडियो मैंने बना दी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी जीवन परिचय आप तैयार कर लो। 2 ही जीवन परिचय आप प्रमुख लेखकों के अंतर्गत तैयार कर लो। और इसके बाद निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो आप ये तीनों जीवन परिचय तैयार कर लेना, यही से आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। और 5 नंबर का कवियों से भी रिलेटेड जीवन परिचय पूछा जाएगा, यानी किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और संबंधित कवि की रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर यहां भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो इस तरीके का प्रश्न आया था। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यह जो गद्यांश है, अब आएगा गद्यांश कितना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब इस वर्ष यानी 2023 में संस्कृत के 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए अब आपको मिलेंगे
5 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 5 नंबर मिलेंगे गद्यांश आधारित। और इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं यह जो गद्यांश है किस पाठ से है? अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। यहां पर स्पष्ट लिखा है, आप पहचान सकते हो, भारतीय संस्कृति किस पाठ से लिया गया है? यह गद्यांश भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। जब आप संदर्भ लिखेंगे फिर हिंदी अनुवाद करेंगे। और मैंने इस पाठ को कंप्लीट पढ़ाया भी है, आप वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। फिर इसके बाद यहां पर अथवा में है यहां पर श्लोक, और यह श्लोक किस पाठ से है? तो यह लिया गया है जीवन सूत्राण नामक पाठ से। आप सभी कमेंट करके बताएं कि यह किस पाठ से है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बार 2 आएंगे श्लोक, यानी 2 संस्कृत के पद्यांश आएंगे। आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको यहां भी 5 नंबर मिल जाएंगे। तो अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है पेपर का। फिर अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना होगा जो पेपर में ना आया हो, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर संस्कृत के प्रश्न आएंगे, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर तैयार कर लेना इन सभी प्रश्नों को। यहीं से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में आ जाएंगे। लेकिन अब 2 प्रश्नों का आंसर देने पर आपको 4 नंबर इस बार मिलेंगे। कितने? 4 नंबर मिलेंगे। फिर यहां पर है प्रश्न संख्या 8, करुण रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव बताते हुए परिभाषा लिखिए। तो अब आएगा करुण रस हो या हास्य रस, अब आएगा बहुविकल्पी प्रश्न यहां से। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। और यहां पर 8वां प्रश्न है, उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण भी दीजिए। तो यह भी प्रश्न आएगा अलंकार से रिलेटेड, यह भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आएगा बहुविकल्पी। अब इसके बाद है रोला छंद अथवा सोठा छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। 2 नंबर का आता था, अब आएगा 1 ही नंबर का और आएगा बहुविकल्पी में। तो प्रश्न संख्या 9 का यह भी बहुविकल्पी में आएगा। यहां पर लिखा है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो अन से क्या बनेगा? अनर्थ बन जाएगा। उप से उपकार बन जाएगा। सु से सुगम बन जाएगा। और अभि से अभिवादन बन जाएगा। अधि से अधिकार बन जाएगा। और सह से सहपाठी बन जाएगा। तो उपसर्ग से भी रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। यहां पर प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न है। तो आई से क्या बनेगा? लिखाई। ता से सज्जनता। हट से क्या बन जाएगा? घबराहट। वट से क्या बन जाएगा? वट से बन जाएगा लिखावट बन जाएगा। तो प्रत्यय से भी रिलेटेड प्रश्न अब आएगा बहुविकल्पी 1 नंबर का। इसके बाद 9वां प्रश्न इस तरीके का आया था, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। तो उत्थान पतन, उत्थान और पतन, इसका समास विग्रह क्या होगा? उत्थान और पतन हो जाएगा। समास कौन सा है इसमें? द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास है। और मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर चौराहा, तो चौराहा यानी 4 राहों का समूह या समाहार। यहां पर कौन सा समास है इसमें है द्विगु समास। तो आपको द्वंद्व और द्विगु दोनों ही समास पढ़ने हैं। और महत्वपूर्ण जो उदाहरण है मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। तो अब आपको लिखना नहीं है बल्कि बहुविकल्पी में प्रश्न आएगा, आपको आंसर गोला करना होगा। तो बादल का पर्यायवाची, पुत्री का, गणेश का और कमल का। तो कमल का पर्यायवाची क्या है? जलज पंकज सरोज। गणेश का क्या है? गणेश का गजानन लंबोदर। और पुत्री का सुता हो जाएगा। और बादल का वारिद हो जाएगा। आप अगला प्रश्न यहां पर देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो यहां पर जेठ का ज्येष्ठ हो जाएगा, आग का अग्नि हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न बहुविकल्पी आएगा इस बार। फिर 10 का के अंतर्गत प्रश्न है यहां पर 2022 के पेपर में, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस एकम। क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एकम। और इसमें संधि कौन सी है? यड़ संधि है। और इसके बाद स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम हो जाएगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें भी
यड़ संधि है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का पंचमी विभक्ति एवं बहुवचन का रूप लिखिए। तो मधु अथवा नदी में से किसी एक का, फल अथवा मति में से। तो मधु का पंचमी विभक्ति एक वचन की जगह यहां पर क्या पूछा है, बहुवचन का रूप लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न है। तो इस तरीके का जो प्रश्न आएगा इस बार आएगा बहुविकल्पी में आएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुविकल्पी में प्रश्न होगा, आपको ऑप्शन चुनना है, जो सही होगा उसी को आपको चुनकर विकल्प में क्या करना है, यानी OMR शीट में गोला काला करना है। तो यहां पर मधु का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी यहां पर ध्यान देना, मधु का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा मधुभ्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मधुभ्या हो जाएगा। यहां पर मैं आपको लिखकर बता दूं, मधुभ्या हो जाएगा। और नदी का क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति बहुवचन। तो नदी का क्या हो जाएगा, नदी का यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पंचमी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा नदीभ्या, नदीभ्या हो जाएगा यहां पर। और यहां पर नदी का क्या होगा, पंचमी विभक्ति बहुवचन, तो यहां पर नदीभ्या हो जाएगा। और इसके बाद फल अथवा मति में से पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा, तो पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फलेभ्या। फल का क्या होगा, फलेभ्या हो जाएगा। यहां पर आप सभी ध्यान देंगे, फलेभ्या हो जाएगा। और यहां पर लिखा है मति का, तो मति का पंचमी विभक्ति बहुवचन क्या होगा, यहां पर आप सभी ध्यान देंगे, मतिभ्या हो जाएगा, मतिभ्या हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर इतने दिए गए हैं, आपको किसी एक का क्या करना है, धातु बताना है, लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख करना है। तो यह भी प्रश्न बहुविकल्पी में आएगा। तो यहां पर जैसे कि है पठता, तो यहां पर पठता है, तो यह किस धातु का है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यह पठ धातु किस धातु का है, पठ धातु का है, लट लकार का है। और साथ ही साथ क्या पूछा है, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो पुरुष कौन सा है, यहां पर प्रथम पुरुष है। और यहां पर क्या है, वचन, तो वचन कौन सा है, यह द्विवचन का रूप है। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर जो प्रश्न आए हैं अनुवाद से संबंधित, तो इस बार अनुवाद से संबंधित प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बार निबंध आएगा 9 नंबर का, इस बार 9 नंबर का निबंध आएगा। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो ये सभी विषय आप तैयार कर लो, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, बार बार घूम फिरकर यहीं से पूछा जाता है। आतंकवाद की समस्या, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण प्रदूषण और मेरा प्रिय कवि। और आप सभी को मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराई है कि हिंदी में मात्र इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में से 65 प्लस अंक जरूर लेकर आएंगे। आप उस वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स में, अपने सभी सहपाठियों में। इसके बाद यहां पर प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो जैसा कि 3 नंबर यहां से मिलते थे, 2022 तक मिले और 2023 में भी इसी तरीके का प्रश्न आएगा। आपको अपने पठित जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उसी के अनुसार आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। 3 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे। इस तरीके का आया था 2022 का पेपर। इस पेपर को मैंने आपको सॉल्व करा दिया है और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को जरूर शेयर कर देना और चैनल पर बने रहना। 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।